अकेले उत्तर प्रदेश में ही 58,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं। ऐसे में हम माननीय विधायक जी से जानना चाहेंगे कि 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके अंतर्गत 29 विषय उनसे जुड़े कोष कार्यकर्मी पंचायतों को सौंपे जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक इसका क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। इसमें आप क्या जो संशोधन लागू हुआ था उस पे किसी तरीके का अगर क्रियान्वयन की जो कोशिश की गई थी अगर उसको कर दिया जाता तो शायद आज पंचायतों की हालात पर सब लोग कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि गांव से जुड़ी हुई है। और हमारे गांव, क्योंकि आपने सुना होगा चौधरी चरण सिंह साहब जो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री साहब हैं, उन्होंने कहा देश की तरक्की का रास्ता खेत और खलिहान से होकर ही जाता है। तो प्रदेश, देश, विधानसभा तरक्की ही तब करेगा जब हमारा गांव तरक्की करेगा। गांव तरक्की कब करेगा? जब हमारा प्रधान मजबूत होगा। प्रधान मजबूत कब होगा? जब उसको पैसा मिलेगा। पैसा उसको मिलेगा किस्त के रूप में, तो वो गांव का विकास कराएगा, नाली बनाएगा, खड़ंजे बनाएगा, गांव के अंदर जो तालाब है उनको विकसित करेगा। एबीपीएस न्यूज के सभी दर्शकों को और पंचायत प्रतिनिधियों को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम जितेंद्र चौधरी है। मैं अखिल भारतीय प्रधान संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं। साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर 30 बिलारी विधानसभा के विधायक मोहम्मद फहीम इरफान जी के पास आए हुए हैं और उनसे हम पंचायतों में आ रही समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ पंचायतों का जो दर्द है, प्रधानों का जो दर्द है, उसको हम साझा करेंगे। भारत गांव का देश है। अकेले उत्तर प्रदेश में ही 58,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं। ऐसे में हम माननीय विधायक जी से जानना चाहेंगे कि 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके अंतर्गत 29 विषय उनसे जुड़े कोष कार्यकर्मी पंचायतों को सौंपे जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक इसका क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया मुन्ना चौधरी साहब, आपके चैनल को मुबारकबाद, आपको मुबारकबाद और आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं जो आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर हमारा आज इंटरव्यू लेने की बात कही। देखिए, पंचायत की राजनीति ही हमारे देश को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा पैमाना है। पंचायत के अंदर जो संशोधन लागू हुआ था उस पर किसी तरीके का अगर क्रियान्वयन की जो कोशिश की गई थी अगर उसको कर दिया जाता तो शायद आज पंचायतों की हालात बद से बदतर न होती। हालात ये है क्योंकि हम खुद भी जो भी स्तर है वो सब पंचायतों से उठ के आता है। हमारी ग्राम पंचायत भी हम जहाँ पैदा हुए हैं तो वहाँ जब हमने होश संभाला तो यही सोचकर संभाला कि भाई गांव के प्रधान हैं, प्रधान को जो है पहले जो है अधिकार नहीं मिलते थे, प्रधान तो बन जाते थे, लेकिन उम्मीद की एक अलग जगह थी जिस वक्त जो संशोधन लागू हुआ था कि अब गांव का विकास होगा। लेकिन जो बातें कही गई थी वो आज तक लागू नहीं हो पाई, जिसकी वजह से आज भी ग्राम पंचायतों को उनका अधिकार नहीं मिल पाया है, जिसकी हम लोग भी लगातार हाउस में रहकर अब लगातार कोशिशें करते हैं क्योंकि पंचायतों का जिस तरीके से उद्धार होगा, पंचायतें विकसित होगी, पंचायतें आगे बढ़ेंगी, तरक्की होगी, तभी हम लोग गांव को जब तरक्की कर ले जाएंगे तभी हमारे प्रदेश का और देश का विकास होगा। और उसकी मेन वजह यही है कि जो बताया गया, जो लागू करने की कोशिशें की गई, वो शायद इससे पहले जब अखिलेश यादव साहब की सरकार थी तो आपने देखा होगा कि पहले जिस तरीके से प्रधानों के हक की लड़ाई हम लोग लड़ते थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी सुना भी करते थे और उन चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश भी करते थे। जैसा आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में जब ये लगा कि पंचायतों में पैसा नहीं आ रहा या पंचायतों में पैसा उस तरीके से जो लागू हुआ था उस पर हम लोग उस तरीके से क्रियान्वयन नहीं करवा पा रहे थे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपनी ही विधानसभा में मैं कहूँगा कि जैसे जनेश्वर मिश्र गाँव का चयन कराया तो गांव में लगभग 40 लाख रुपए पहुंचे, तो हम लोगों ने वहां गांव में सीसी टाइल्स और तमाम तरीके के विकास कार्य कराए। उसी क्रम में लोहिया गांव के नाम से गांव को पैसा देने का काम किया गया, जिसमें हम लोगों ने लोहिया आवास बनवाए, पानी के नल लगवाए, हमने बिजली के काम कराए, खंबे लगवाए, पेंशन जो नहीं गरीबों को मिल रही थी वो दिलवाने का काम किया। तो मकसद ये था ना कि तरीका तो हुआ कोई ना कोई कि जिससे कि विकास कार्य पंचायत में आगे बढ़े, और लोग अब इस बात को याद भी कर रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं कि जो संशोधन किया गया था वो लागू नहीं किया गया। इस सरकार में तो कोई किसी तरीके का विकास कार्य फिलहाल अभी इस तरीके का देखने को नहीं मिला है, लेकिन हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। हम लोग हाउस में भी बात उठाते हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और इस बार जो हाउस चलेगा इसमें हम लोग इस मामले को पूरी तरीके से रखने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसा कि बात बजट की करेंगे
तो केंद्र सरकार की तरफ से जो गांव को बजट आता है उसमें हर साल 10% की बढ़ोतरी होनी थी, लेकिन वर्तमान में 30 से 35% बजट को काट दिया गया है, कम कर दिया गया है। ऐसे में जो विकास कार्य गांव में होने चाहिए थे वो पूरी तरह से प्रभावित हैं। जब पैसा ही नहीं है तो गांव में काम कैसे हो। और इसके साथ साथ में जो बजट जारी होता है उस बजट में आप ये देखिए कि 30 से 35% तो कटौती कर दी है, और उसमें साथ ही साथ उसका जो मानदेय है, जो उसके पंचायत कर्मी हैं, उनका मानदेय भी उसी बजट से खर्च करवाया जा रहा है। तो ऐसे में जब पैसा नहीं है तो कैसे विकास कार्य कराए जाएं, और ऐसे में आप क्या इसमें प्रयास करेंगे कि पंचायतों को जो सक्षम बजट है वो बजट जारी हो केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से। ये बहुत अच्छा विषय है। आप देखिए कि पंचायतों में जो पैसा आना था, जिस तरीके से पैसा आ रहा था पिछले दिनों में, पिछली सरकारों में, इस में नहीं आ पाया इस गवर्नमेंट में। वजह कोई भी रही हो, लेकिन जैसे छोटी ग्राम पंचायत से शुरू करूंगा मैं, तो जैसे मुख्तसर पैसा आ रहा है, उस मुख्तसर पैसे में हम लोगों ने मानदेय दे दिया। मानदेय देने के बाद उन लोगों को ये आदेश किया गया, लखनऊ से आदेश आता है, फिर यहाँ DVRO साहब के माध्यम से आदेश पहुँचते हैं, फिर BDO उसमें जो है काम कराते हैं कि उसमें जो है शौचालय भी बनवाते हैं जो है प्रधान साहिबान से, और फिर जो थोड़ा बहुत पैसा बचता है तो फिर जो कि स्कूल चल रहे हैं उसमें पैसा लगाने की बात की जाती है। तो पैसा पहले मानदेय से ही नहीं बच पाता, उनके पास तो माइनस में चले जाते हैं वो लोग, मानदेय भी पूर्णतः नहीं कंप्लीट दे पाते उन लोगों को। तो सोचिए यही बात हम लोगों के साथ अभी हुई है। मैं प्रधान संगठन का शुक्रगुजार हूँ जो लगातार हम लोगों से वार्ता करते हैं। तो हमने इस बार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब जो कि नेता विरोधी दल हैं, और हम लोगों ने इसी क्रम में उनसे अपनी बात को रखा भी है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको आश्वासन दिया है कि इस वाले हाउस में, इस बार जो हाउस चलेगा 20 तारीख से जो हाउस चल रहा है, हम लोग प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि प्रधान संगठन की जायज मांग है। प्रधान संगठन का मकसद यही रहा है, जो हमने उनसे बात करके अंदाजा लगाया कि वो हमेशा प्रधानों के हित की बात करते हैं। तो जब प्रधानों के हित की बात होगी तभी तो गांव के आम आदमी के हित की बात होगी। हमारा मकसद ये है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधान संगठन हो या प्रधान संगठन के कार्यकर्ता हो या उनके संगठन के पदाधिकारी गण हो, वो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे प्रधानों को मानदेय जो है वो मानदेय कम से कम किस्त से ना कटे, क्योंकि किस्त की बढ़ोतरी की बात तो हमेशा की जाती है, लेकिन आप प्रैक्टिकल देखेंगे तो किस्त उनको मुकम्मल नहीं मिल पाती, जो मिलती है वो भी इतनी कम मिलती है जिसकी वजह से पूरा प्रधान परेशान रहते हैं। तो हम इंशाअल्लाह इस मामले को हर हालत में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से, नेता विरोधी दल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाएंगे, और प्रमुखता के साथ पहुंचाएंगे, क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि गांव से ही जुड़ी हुई है। और हमारे गांव, क्योंकि आपने सुना होगा चौधरी चरण सिंह साहब जो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री साहब हैं, उन्होंने कहा देश की तरक्की का रास्ता खेत और खलिहान से होकर ही जाता है। तो प्रदेश, देश, विधानसभा तरक्की ही तब करेगा जब हमारा गांव तरक्की करेगा। गांव तरक्की कब करेगा? जब हमारा प्रधान मजबूत होगा। प्रधान मजबूत कब होगा? जब उसको पैसा मिलेगा। पैसा उसको मिलेगा किस्त के रूप में, तो वो गांव का विकास कराएगा, नाली बनाएगा, खड़ंजे बनाएगा, गांव के अंदर जो तालाब है उनको विकसित करेगा। तो पैसा सारा ज्यादातर जो आता है इस वक्त वो चला जाता है मानदेय के रूप में, और बाकी पैसा जो बचता है वो शौचालयों में और जो लखनऊ से आदेश आता है उसमें चला जाता है। तो हम लोग प्रमुखता से इंशाल्लाह इस मुद्दे को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश भी करेंगे, जिससे कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम ये बात पहुंचा सकें। और हमें उम्मीद है कि हमारी बात को हाउस में सुना भी जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला हम प्रधानों की लड़ाई लड़ने के लिए प्रधानों के साथ हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधान संगठन के साथ है, और उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह कि हम लोग जब कोशिश करेंगे तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इस लड़ाई को हम लोग जारी रखेंगे। माननीय विधायक जी, 2009 में एक योजना मनरेगा के रूप में शुरू की गई थी ताकि गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार मिले। कोविड का समय था, पूरे देश में बड़ा संकट आया हुआ था, लेकिन इस योजना की वजह से बहुत सारे अच्छे परिणाम देखने को मिले। लेकिन वर्तमान में इस योजना में 30% जो धन आवंटित होता था उसके बजट में 30% की कटौती कर दी गई है। साथ ही साथ इस योजना के जो नियम है इतने सख्त बना दिए हैं कि आज काम कर पाना बहुत मुश्किल सा हो रहा है। ऐसे में जहां इतनी महंगाई है वहां 213 रुपए में, मात्र 213 रुपए में मनरेगा मजदूर को सुबह से लेकर शाम तक काम कराने का आदेश जारी हुआ है। 213 रुपए बहुत मामूली सी एक धनराशि है जो कहीं ना कहीं इस महंगाई के दौर में बहुत कम है।
तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि इस मनरेगा योजना को लेकर आप अपनी तरफ से क्या प्रयास करेंगे? मनरेगा योजना बहुत महत्वाकांक्षी और बहुत ही क्रियान्वयन करने वाली योजना है। जमीनी स्तर पर काम करने के लिए मनरेगा योजना जब 2009 में एक तरीके से आई थी, तब बहुत उसके बाद जो परिणाम थे वो बड़े इसके सुखद थे। उस कंडीशन में देखिएगा कि मनरेगा को लेकर के जैसे सपोज करिए गांव में कच्ची सड़क का निर्माण जैसे होता है, तो हम लोग मनरेगा का सहारा लेकर गांव के अंदर ही मजदूर को मजदूरी देकर एक तरीके से देखा जाए तो उसमें फायदे ये होते थे कि एक तो रास्ता कच्चा मिल जाता था, जिसपे हम लोग सरकार के माध्यम से पक्का रास्ता कराने की कोशिश करते रहे हैं, और भी मनरेगा के माध्यम से जो कार्य हुए हैं उससे पंचायतों को हमेशा लाभ मिला है। लेकिन आने वाले जो पिछले दिन गुजरे हैं उनमें आपने देखा होगा कि जो उनको अभी आपने बताया कि मानदेय कितना कम है, और आज महंगाई के ज़माने में जो महंगाई इतनी बढ़ गई है, वाकई उनके मानदेय बहुत कम है, जिससे कि गाँव के मजदूर को, मनरेगा मजदूर को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो क्योंकि ये संचालित होती है केंद्र सरकार से और जो राज्य सरकार है उसका भी इसमें दखल रहता है, क्योंकि हम इसमें इंशाल्लाह मैंने जैसा कि अभी बताया कि 20 तारीख से जो हाउस चलेगा उसमें इस मुद्दे को भी हम लोग प्रमुखता से रखेंगे, क्वेश्चन के रूप में भी माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम इस मामले को पहुंचाएंगे। और मुख्यमंत्री साहब को ये बात क्योंकि हम लोगों का बताना इसलिए भी दायित्व बनता है क्योंकि जो मामले समस्याएं हैं जो हमारे सामने आती हैं उसमें मनरेगा योजना वाकई अपने आप में काबिल गौर और काबिल तारीफ है। और इसका जिस तरीके से सुचारू रूप हुआ था 2009 में, उसके बाद जिस तरीके से विकास कार्य देखने को मिले थे, तो अब थोड़ा सा कमी आई है। तो एक तो हम लोग मानदेय बढ़ाने के लिए पूरी पुरजोर सिफारिश करेंगे, अपील करेंगे मुख्यमंत्री साहब से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जो नेता विरोधी दल है उनके माध्यम से हम लोग हाउस के अंदर क्वेश्चन भी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर भी इस समस्या का समाधान कराने की इसलिए पूरी कोशिश करेंगे कि मनरेगा योजना हमारे गाँव की तरक्की, हमारे गांव के विकास, हमारे गांव को आगे बढ़ाने के लिए इस कदर भागीदार रहती है, इस कदर उसका सहयोग रहता है मनरेगा योजना का, कि शायद अगर इसको सही ढंग से चला दिया जाए तो मनरेगा योजना ही बहुत बड़ा स्तर विकास का मनरेगा के माध्यम से, चाहे वो मानदेय जो हमारे मजदूर हैं उनको हो जाए या विकास कार्य हो जाए, इसका बड़ा फर्क पड़ जाएगा। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका और खास तौर पर प्रधान संगठन का, अपने प्रधान साहिबान का, मौजूदा प्रधान साहब का, पूर्व प्रधान साहब का और बीडीसी मेंबरान साहिबान का या पंचायत से जुड़े हुए किसी भी अधिकारी गण का भी। और क्योंकि सबकी सोच ये रहती है कि हम लोग जो है इन बातों को रखें, हमने पॉइंट बना लिए हैं और हमने कोशिश की है और हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि जब हम इस वाले हाउस में जाएंगे तो पूरी प्रबलता के साथ मुख्य मांगों में जो हमारी विधानसभा की रहेंगी और प्रदेश स्तरीय भी हम तारांकित भी क्वेश्चन लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कि पूरे प्रदेश में ये मैसेज जाए और पूरे प्रदेश के विधायक भी इंशाल्लाह इस बात को लेकर के साथ में है, क्योंकि सब आदमी विकास के लिए आए हैं। हर एक आदमी का मकसद ये है, लोगों ने हमें चुना है अपने विकास के लिए, अपने काम के लिए, तो हमारा मकसद सिर्फ ये है, हम जनता के सेवक है, खादिम है। हमारा मकसद यही होना चाहिए कि ग्राम पंचायत तरक्की करेगी तभी हम लोग तरक्की करेंगे। तो उसमें मनरेगा का बड़ा योगदान है, बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो प्रधान संगठन ने हम लोगों को दिया है, प्रधान साहिबान ने जो हम लोगों को अपनी मांगे दी हैं, उनको हम लोग हर हालत में एक दिन पहले, क्योंकि हम लोगों को बुलाया गया है, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग इंशाल्लाह इसको रखेंगे, प्रमुखता के साथ उठाएंगे और इंशाल्लाह ताला मुख्यमंत्री जी के समकक्ष इसको पहुंचाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं जब लड़ाई लड़ी जाएगी तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय विधायक जी का। तो ये थे हमारे साथ माननीय विधायक 30 बिलारी विधानसभा के मोहम्मद फहीम इरफान साहब। आप लगातार तीसरी बार यहाँ के विधायक चुने गए हैं, बहुत ही लोकप्रिय हैं और साथ ही साथ पंचायतों से लगातार जुड़े रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधियों के दर्द को हमेशा इन्होंने सुना है, साझा किया है और इन्होंने आज हमें पूरा आश्वासन दिया है कि आने वाले सत्र में जो पंचायतों में समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को ये सदन में उठाने का काम करेंगे और जो समस्याएं हैं उसके समाधान में अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे। तो माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय पंचायती राज।